आज बनूंगी जेठानी। चंचल खिलदंड स्वभाव की माधवी के जीवन में बस एक ही कमी थी और वो ये कि वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वैसे तो माँ बाप ने लाड़ प्यार देने और परवरिश करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर भी एक बच्चे को एक हम उम्र साथी की कमी खलती तो है। धीरे धीरे इस कमी को महसूस करते हुए माधवी बड़ी हो जाती है और उसकी शादी नवीन के साथ हो जाती है। शादी के बाद वो अपने ससुराल आ जाती है, लेकिन शायद ये अकेलापन उसकी किस्मत की रेखाओं में लिखा हुआ था। ससुराल में भी नवीन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, इसलिए यहाँ भी ननद देवरानी जेठानी के प्यार छेड़छाड़ और मनुहार से वो दूर ही रही। माँ के घर तो फिर भी मम्मी से मैं हंस बोल लेती थी, अपने मन की बातें कर लेती थी, लेकिन ससुराल में तो मुझे बहुत ही अकेलापन महसूस होता है। शायद माँ जी भी ऐसे ही अकेलापन महसूस करती होंगी। क्यों ना मैं माँ जी को ही अपनी सहेली बना लूँ। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए माधवी अब अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करती कि वो अपनी सास दामिनी के साथ अच्छे संबंध रखे। वो सास के साथ समय बिताती, उनके साथ बातें करती, लेकिन माधुरी की सास दमयंती एक कड़क स्वभाव की महिला थी। उन्हें बहू का अपने साथ बैठकर यूं बातें करना और हंसना कभी भी फूटी आंख नहीं सुहाया। धीरे धीरे माधवी को ये बात समझ में आ गई कि ससुराल ससुराल ही होता है और सास माँ की जगह कभी नहीं ले सकती। सास के रवैये को देख माधवी धीरे धीरे सिमटने लगी और धीरे धीरे वो भी गृहस्थी में पूरी तरह से रम गई। शादी के कुछ सालों बाद पता नहीं भगवान ने किस नक्षत्र में मेरी कुंडली बनाई थी, ऐसा लगता है अकेलापन कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। जिस तरह मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, वैसे ही मेरा बेटा नमन भी इकलौता ही रह गया। मेरी लाख कोशिश करने के बाद भी भगवान ने मुझे दूसरी संतान नहीं दी। अब उसके भाई बहनों की कमी मैं तो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश करूंगी कि मैं उसके लिए माँ से ज़्यादा एक दोस्त बन सकूं। इकलौते बेटे की ज़रूरत से ज़्यादा पैम्परिंग करने के कारण नमन का स्वभाव बहुत ही गुस्सैल और झगड़ालू टाइप का हो गया था। लोग जब नमन को इस तरह से गुस्से में चीखते चिल्लाते देखते तो यही कहते कि शायद अकेलेपन के कारण वो चिड़चिड़ा और ज़िद्दी हो गया है। खैर, किसी तरह से अपने बेटे को संभालते माधवी उसे बड़ा करती है। नमन भी पढ़ लिख कर एक नवयुवक बन गया था। नमन शुरू से ही अकेला रहा है और शायद इस अकेलेपन ने ही उसके स्वभाव पर बहुत ज़्यादा असर डाला है। मुझे लगता है उसे एक साथी की ज़रूरत है। उसे एक हम उम्र साथी मिल जाएगा तो शायद उसका गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी कम हो जाए। ऐसा सोचकर माधुरी अपने बेटे नमन की शादी सुप्रिया नाम की एक प्यारी सी लड़की से करवा देती है। शादी के बाद, अरे सुप्रिया, ये क्या तरीका हुआ? तुम यहाँ पर हाथ रखकर बैठी हो और मेरी माँ रसोई में काम कर रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे होते हुए मेरी माँ को काम करना पड़ रहा है। ऐसी बात नहीं है नमन, मैं आज ही तो शादी करके इस घर में आई हूँ। ऐसे माँ जी से पूछे बिना मैं कैसे रसोई में जाकर कुछ भी बना सकती हूँ। मेरे मायके में शादी के बाद कुछ रस्में होती हैं, उसके बाद ही नई बहू कोई भी काम शुरू करती है। ये काम चोरी के बहाने मुझे मत सुना। और ये तुम्हारा मायका नहीं है। आगे से तुम मुझे काम करती हुई और माँ बिस्तर पर आराम करती मिले तो ज़्यादा अच्छा होगा। अरे सुप्रिया बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और क्या कह रहा था नमन? कुछ बात हुई है क्या? कुछ नहीं माँ जी, आपके बेटे ने पहले दिन ही मेरा धूमधाम से स्वागत किया है। ये स्वागत मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे बेटा, लेकिन हुआ क्या? मुझे चिल्लाने की आवाज़ आई। तुम पर चिल्ला रहा था क्या नमन? माँ जी, आपके बेटे को लगता है कि मैं कामचोर हूँ, इसलिए मैं यहाँ बैठकर आराम कर रही हूँ और आप काम कर रही हैं। उन्होंने मुझे कहा मुझे शर्म आनी चाहिए कि मेरे होते हुए आप काम कर रही हैं। अरे बावला हो गया क्या ये लड़का? बहू अभी डोली से उतरी है और ये चाह रहा है कि आते ही वो घर के कामों में लग जाए। तू ना उसकी बातों को मन से ना लगाना बेटा। तुझे अभी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू आराम से बैठ। जब तक तेरे सुंदर हाथों में मेहंदी लगी है तो बस मेरे साथ बैठकर बातें करना। काम की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुओं को तो सारा जीवन काम में ही बिताना होता है, कहाँ आराम मिलता है। अभी 2-4 दिन कर ले आराम बेटा। सास की मीठी मीठी बातों से सुप्रिया के मन को बहुत सुकून पहुंचा था, लेकिन फिर भी ससुराल में पहले दिन पति से इतनी कड़वी बातें सुनने के बाद रह रहकर सुप्रिया की आंखों से आंसू गिर रहे थे। अगले दिन सुप्रिया सोफे पर बैठी हुई अपनी सास के साथ बातें करते हुए टीवी देख रही थी। तभी दूसरी तरफ से नमन आता है। सुप्रिया, तुम्हारी माँ ने कुछ भी सिखा कर नहीं भेजा क्या तुम्हें? अरे मेरी माँ के साथ बैठकर टीवी देखने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? अगर माँ सोफे पर बैठी हुई है तो तुम्हें जमीन पर बैठना चाहिए था।
तुम मेरी माँ के बराबर हो क्या, जो तुम उनके बराबर में बैठी थी? मुझे नहीं पता था नमन, पढ़े लिखे होने के बाद भी तुम्हारी सोच इतनी छोटी होगी। अरे माँ जी मेरी माँ की तरह है, अगर मैं उनके साथ बैठकर टीवी देख भी लूँ तो इसमें बुराई क्या है? मैं घर की बहू हूँ या नौकरानी जो मैं परिवार वालों के साथ बैठ नहीं सकती? अगर तुम्हें इसी तरह से जुबान लड़ानी है ना तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। अगर मेरे साथ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा। सुप्रिया अपने रिश्ते को बिखरते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए अब वो पति के अनुसार ही खुद को ढालने की कोशिश करने लगी थी। सास माधवी को देखकर अब सुप्रिया बिल्कुल सहम जाती। दिन भर अकेली घर के काम में जुटी रहती। सास के सामने ना कभी ऊंची आवाज में बात करती, ना ही उनके बराबर स्थान पर बैठती। सुप्रिया के ऐसा करने से अब नमन सुप्रिया से खुश रहने लगा था। बहू का व्यवहार कुछ बदला बदला सा लगता है। जैसे शुरुआत के दिनों में वो हंसती खिलखिलाती दिखाई देती थी, अब वो बात नजर नहीं आती। मुझे देखकर जाने क्यों भाग खड़ी होती है। ना कभी सही से बात करती है, ना मेरे साथ बैठकर टीवी देखती है। कुछ बात पूछो तो बस हाँ या ना में गर्दन हिला देती है। अरे कितने अरमानों से शादी करके बहू लाई थी मैं। सोचा था बचपन से जिस साथ के लिए तरस रही हूँ, शायद वो साथी मुझे मेरी बहू में मिल जाए। और मैं नहीं चाहती कि जिस अकेलेपन को मैंने जीवन भर महसूस किया, मेरी बहू भी महसूस करे। आदमियों का क्या है, वो तो सुबह सुबह बैग उठाकर दफ्तर के लिए निकल पड़ते हैं। दफ्तर में उनके सहकर्मी मिलते हैं जिनके साथ हंसते बोलते उनका दिन बड़ी आसानी से निकल जाता है। लेकिन एक औरत तो घर में ही बंद होकर रह जाती है। वो चाह कर भी अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर घर से बाहर निकल नहीं पाती। अगर उसे घर के अंदर ही कोई दिल की बातें बांटने वाला ना मिले तो ये अकेलापन धीरे धीरे कुंठा में बदलने लगता है। और शायद यही वजह है कि बहू अब बुझी बुझी सी रहने लगी है। लेकिन मैं ऐसा क्या करूं कि बहू मेरे साथ खुल जाए। अरे भाई सुप्रिया, अब तो खुश होगी तू। अब बहू जो आ गई है घर में, तुझे तेरे अकेलेपन का इलाज तो मिल गया है। अब दोनों सास बहू खूब गप्पे लड़ाना, साथ में शॉपिंग करना, खूब मज़े करना। और हाँ, खड़ूस सासों की तरह मत बैठ जाना। जिस दोस्त के लिए तू जीवन भर से तरस रही है ना, ये समझ ले वो दोस्त तेरी बहू के रूप में अब तेरे घर में आ गया है। तू ठीक कह रही है मनु। मैं तो खुद चाहती हूँ कि मेरी बहू मुझे सास नहीं अपना दोस्त समझकर अपनी मन की बातें मेरे साथ करे, घूमे फिरे। लेकिन जाने क्यों मेरी बहू तो गुमसुम सी रहती है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। अरे माधवी, तो उसकी सास है और सास बहू में पूरी एक जनरेशन का गैप होता है। अब इतना आसान भी तो नहीं ना इस नई जनरेशन के बच्चों का हमारे साथ मिक्सअप होना। लेकिन एक आइडिया है, अगर तू थोड़ी सी मॉडर्न हो जाए ना तो शायद बहू तेरे साथ फ्रैंक हो जाए। माधवी, ये तूने बहुत अच्छा आइडिया दिया। तू ठीक कहती है। अरे मेरे जैसे हुलिये वाली सास को देखेगी तो वो तो बेचारी मुझे वही खुसट बुढ़िया समझने लगेगी ना। मुझे सबसे पहले अपना हुलिया चेंज करना होगा। अगले ही दिन जाकर माधवी अपनी लंबी चोटी को कटाकर कंधे तक बाल कटा लेती है और अपने बालों की सफ़ेदी छिपाने के लिए उन पर गोल्डन ब्राउन कलर करा लेती है। चलो, बाल तो मॉडर्न हो गए, लेकिन बस अब कपड़े और खरीदने होंगे। माधवी बाजार जाकर अपने लिए कुछ मॉडर्न ड्रेसेस खरीदती है और साथ में हाई हील सैंडल भी ले लेती है। माधवी बाजार में अभी शॉपिंग कर ही रही थी कि बहू का फ़ोन आता है। हाँ बेटा, क्या बात है? वो मम्मी जी आपसे कुछ पूछना चाहती थी। अरे बेटा बोल ना, क्या बात है, इतना संकोच क्यों करती है? वो मम्मी जी, शाम को मेरी कुछ सहेलियाँ आ रही हैं, आप नाराज़ तो नहीं होंगी ना? मैंने उन्हें टालने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो अचानक से ही आने के लिए कहने लगी। अरे बेटा, इसमें नाराज़ होने जैसी क्या बात है? हैं? तू भी ना छोटी छोटी बातों को इतना तुल देती है। अरे ये तो खुशी की बात है ना कि तेरी सहेलियाँ आएंगी, इसी बहाने घर में थोड़ा माहौल अच्छा हो जाएगा। चल, तो उनके आने की तैयारी कर ले, मैं भी कुछ देर में पहुँचती हूँ। कुछ देर बाद माधवी मॉडर्न ड्रेस, हाई हील्स और छोटे बालों में घर में दाखिल होती है तो देखती है सामने बहू की सहेलियाँ बैठी हुई हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? आई एम गुड, थैंक यू। ओके, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ, तुम लोग बातें करो। माधवी के जाने के बाद, अरे यार, तू तो कह रही थी तेरी ना कोई देवरानी जेठानी है ना ही ननद, फिर ये कौन थी? अरे यार, वो मेरी जेठानी नहीं, सास थी, मेरी मम्मी जी है वो। क्या बात कर रही है यार, सास इतनी मॉडर्न भी होती है क्या? इतने मॉडर्न कपड़े, कलरफुल बाल, हाई हील्स। तेरी सास की तो जलवी ही अलग है।
मुझे तो ये तेरी सास कम जेठानी ज़्यादा लग रही है। तभी माधवी फ्रेश होकर हॉल में आती है। कैसी तबीयत है माँ जी आपकी? अरे भाई मुझे माँ जी बाजी मत कहो, मैं अभी इतनी बूढ़ी नहीं हूँ। वो तो मेरी शादी ही 13 साल में हो गई थी, वरना मेरी इतनी एज नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मैं तो तुम्हारे दोस्त की तरह हूँ, तुम मुझे माधवी दीदी कह सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है दीदी, आपका ना हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से कराया? अरे तीशा तांबा का सैलून है ना, बस वहीं से मैंने अपने हेयर्स करवाए। और ये देखो मेरा नेल एक्सटेंशन कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? ये भी मैंने वहीं से कराया। तुम लोग भी ट्राई करो, बहुत अच्छा सैलून है उसका। अच्छा अगर चलना हो तो बता देना, कंपनी देने के लिए मैं भी साथ चल सकती हूँ। वैसे सच बताऊँ तो आप लगती नहीं सुप्रिया की सास, ऐसा लगता है आप उसकी जेठानी होंगी। तो ठीक है ना, आज से मैं इसकी जेठानी हूँ, सास नहीं। अब कोई भी पूछे ना माधवी कौन है तो यही बताना मैं सुप्रिया की जेठानी हूँ। आते रहना तुम लोग। अच्छा किसी दिन समय निकाल कर आओ, हम सब लोग ना साथ में शॉपिंग पर चलेंगे। माधवी का सहेलियों के साथ ज़रूर से ज़्यादा फ्रैंक होना और खुद को कम उम्र बताना सुप्रिया को कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। वो अभी तक इस दुविधा में थी कि अचानक उसकी सास को हो क्या गया है। ऊपर से रंग बिरंगी बाल और मॉडर्न ड्रेस में उसे माधवी कुछ अजीब ही लग रही थी। कुछ दिन बाद माधवी बाजार से सब्जी लेकर लौट रही थी, तभी मिसेस शर्मा उसे रोक लेती हैं। अरे क्या बात है, आजकल तुम्हारी जेठानी दिखाई नहीं दे रही। अगले हफ्ते हमारी किटी है, बस इसके बारे में उनसे बात करनी थी। तुम मेरा मैसेज उनको दे दोगी ना? मेरी जेठानी? लेकिन मेरी तो कोई जेठानी नहीं है, आप किसकी बात कर रही हैं? अरे तुम्हारी जेठानी की, तुम्हारे घर में तो रहती है, अक्सर मैंने आते जाते देखा है उन्हें। गोल्ड कलर के बाल हैं और अच्छी अच्छी ड्रेस पहनती है। अरे भाई किसके बारे में इतनी पूछताछ हो रही है? अरे मिसेस वर्मा, वो मैं इनसे पूछ रही थी, अगर ये किटी का मैसेज अपनी जेठानी को दे दे तो ठीक रहेगा। कई दिन से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये तो कह रही है कि इनकी कोई जेठानी ही नहीं है। ठीक है तो कह रही है वो, उसकी कोई जेठानी नहीं है। उल्टा जिसके बारे में तुम पूछ रही हो ना, उसकी जेठानी नहीं बल्कि सास है। अरे भाई इसकी सास सुमा के तो पूरी कॉलोनी में चर्चे हैं। बूढ़ी घोड़ी और लाल लगाम बनी घूम रही है। पता नहीं क्या चस्का लगा है बुढ़ापे में बाल कटा के छोटे छोटे ड्रेस पहनने का। और तो और अपनी बहू की उम्र की लड़कियों को दोस्त बनाती घूम रही है। कहती है मुझे आंटी मत कहो ना, मैं तो दीदी हूँ। अरे आपने सुना नहीं क्या, बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं। लगता है इनकी भी सठियाने की उम्र हो गई है। मोहल्ले की औरतों को सास का मजाक उड़ाता देख सुप्रिया को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उनकी बातों का जवाब दिए बगैर सुप्रिया तेज कदमों से अपने घर लौट आती है। घर पहुंचकर, अरे सुप्रिया, ये मैंने अपने व्हाट्सएप में डीपी लगाने के लिए फ़ोटो खींची है, बताओ ज़रा कौन सी वाली लगाऊं, ये वाली या फिर ये वाली? बस करिए मम्मी जी, आप ये सब क्या लगा रखा है आपने? एक तो आप ये अजीब सा हुलिया बनाकर घूमती रहती हैं, ऊपर से हरकतें भी बचकानी करने लगी हैं। जैसे कपड़े आप पहन रही हैं ना, ऐसे कपड़े तो मैं भी नहीं पहनती हूँ। आपकी उम्र मुझसे भी कम हो गई है क्या? और चलो पहने तो पहने, व्हाट्सएप और फेसबुक में ऐसे कपड़े पहनकर फ़ोटो लगाने की क्या ज़रूरत है? जो भी देखेगा वो मजाक ही उड़ाएगा। अरे बहू ऐसा नहीं है, आजकल तो सब पहनते हैं। और ये देख, आपने जैसी सेम ड्रेस मैं तेरे लिए भी लेकर आई हूँ। अब हम दोनों ट्विनिंग करेंगे। आजकल फैशन है ना एक जैसी ड्रेस पहनकर ट्विनिंग करने का। मुझे नहीं करनी माँ जी आपके साथ कोई ट्विनिंग। और ये 60 साल की उम्र में ना 20 साल जैसा बिहेव करना बंद कर दो आप। आपकी एज के अकॉर्डिंग बिहेव क्यों नहीं करती आप? और हर किसी को ये क्या बताती घूमती है आप कि आप मेरी सास नहीं जेठानी है? अब मेरी जेठानी कैसे होगी? अरे बेटा क्या फ़र्क पड़ता है, कोई मुझे तुम्हारी जेठानी समझे, सास समझे या ननद है? अरे ये तो हमारे घर का मामला है। हम एक दूसरे के साथ कैसा रिश्ता रखेंगे ये तो हमारे हाथ में है। आपको क्या लगता है माँ जी, ये सब जो आप कर रही हैं, ये सब करके आप बहुत कूल लग रही हैं? मेरी जिन सहेलियों के साथ आप दोस्त होने का नाटक कर रही थी ना, उस सब के सब बाद में आपका मजाक उड़ा रही थी। और कोई क्यों नहीं उड़ाएगा आपका मजाक? 60 साल की उम्र में आपको भगवान का नाम जपना चाहिए, तो आप तो क्लब और किटी ज्वाइन कर रही हैं। मेरी उम्र की लड़कियों के साथ पार्लर जा रही हैं, कॉलेज गोइंग लड़कियों की तरह ट्रेंड फॉलो कर रही हैं। ये अच्छा लगता है क्या? क्यों बेटा, तुझे ये सब पसंद नहीं है क्या? तुझे शौक नहीं है कि तू लेटेस्ट स्टाइल की ड्रेस पहने, पार्टी में जाए, घूमे फिरे?
शौक है माँ जी, लेकिन उम्र के हिसाब से शौक करने अच्छे लगते हैं। अब 25 साल की उम्र में मैं कॉलेज जाने वाली 18 साल की लड़कियों की तरह मिनी स्कर्ट पहनकर तो नहीं घूम सकती ना। घूमना फिरना एंजॉय करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें अपना बिहेवियर ऐसा रखना चाहिए ना कि कोई हमारा मजाक ना उड़ाए। अब मैं प्राइमरी स्कूल के बच्चों के साथ जाकर उछलने कूदने लगूंगी तो कोई मुझे पागल ही कहेगा ना। अरे बेटा माफ़ कर दे, सच बताऊं तो मुझे कोई जवान दिखने का शौक़ नहीं है। मैं बस यही चाहती थी कि मैं तेरी दोस्त बन सकूं, सास बहू का नहीं, दोस्ती वाला रिश्ता निभाए हम दोनों। जब मैंने देखा कि तू मेरे साथ बहुत ही फॉर्मल तरीके से बातचीत करती है, ना हंसती बोलती है, ना मेरे साथ समय बिताती है, तो मुझे यही लगा कि शायद ये जो जनरेशन गैप है ये हमारी दोस्ती के बीच में आ रहा है। इसीलिए मैंने अपना कायाकल्प कर दिया। मैं जानती हूँ माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं, और आज के ज़माने में कौन ऐसी सास होगी जो अपनी बहू की खुशी के लिए खुद को बदलने को तैयार हो जाए। जिस तरह से आप मेरे साथ बातें करने के लिए, दोस्ती करने के लिए बेचैन है ना, वैसे ही मैं भी अपने अकेलेपन से ऊब चुकी हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि कोई मेरा दोस्त हो जिसके साथ मैं जी भर के बातें कर सकूँ, लेकिन आपकी बेटी को ये सब पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि मैं आपके साथ सास बहू वाला रिश्ता ना रखूँ, बल्कि आपको सास नहीं भगवान का दर्जा दूँ। अरे मती मारी गई है मेरे बेटे की। मुझे कोई भगवान नहीं बनना, मुझे तो बस तेरा दोस्त बनना है, क्योंकि दोस्ती इस दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता होता है। ठीक है माँ जी, आज से हम दोनों दोस्त हुए हैं, लेकिन उसके लिए आपको ऐसा हुलिया बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप जैसी हैं मुझे वैसी ही अच्छी लगती हैं, साड़ी में लाल रंग की गोल बिंदी लगाकर। आप सच में बहुत सुंदर लगती हैं।